कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए मचे घमासान के बीच पूर्व बीजेपी एमएलए के सुधाकर ने सिद्धारमैया पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कर्नाटक बीजेपी नेता ने कहा कि साल 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार को पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने गिराया था। के सुधाकर ने सिद्धारमैया पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सिद्धारमैया से गठबंधन सरकार में हो रहे अन्याय की शिकायत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि 2019 चुनाव के बाद एक दिन भी सरकार चलने नहीं दूंगा, जिसके बाद हमने इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़कर मंत्री बने। 2019 में हमारे इस्तीफे के पीछे सिद्धारमैया की ही भूमिका है। इनके कहने पर ही हम लोगों ने इस्तीफा दिया। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही थी कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। जी परमेश्वर ने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान उनसे ये जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। कर्नाटक में प्रचंड जीत हासिल कर चुकी कांग्रेस के लिए विधायक दल के नेता का नाम फाइनल करना इस जीत से बड़ी चुनौती बन गया है। विधानसभा चुनावों के नतीजों को 100 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन राज्य अब तक अपने सीएम का इंतजार कर रहा है। दिल्ली में आज एक बार फिर से कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। पहले पर्यवेक्षक कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। उसके बाद सीएम पद के दोनों दावेदार खड़गे और गांधी परिवार से एक दौर की मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शायद आज सोनिया गांधी दिल्ली पहुंच जाएंगी, जिसके बाद वो सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। इन मुलाकातों के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज सीएम के नाम का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बात डीके शिवकुमार पर आकर रुक जाती है। दरअसल सीएम पद के दावेदार डीके शिवकुमार को 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला एकदम पसंद नहीं है। खबर तो ये भी आ रही है कि डीके शिवकुमार अपने सीएम नहीं बनने की स्थिति में सिद्धारमैया की जगह किसी और को सीएम बनाए जाने के पक्ष में है। ऐसे में सोनिया गांधी के कहने पर वो मान जाएं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पटना में कथा का आज आखिरी दिन है। कथा में बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। इस बीच कुछ हुड़दंगियों ने बीती रात पटना के डाक बंगले चौराहे पर बाबा के पोस्टर पर कालिक पोत दी। बाबा के समर्थकों के जरिए लगाए गए पोस्टर पर अब शब्द भी लिख दिए गए। फिलहाल बाबा के पोस्टर पर कालिक पोतने वालों की जानकारी अब तक नहीं चल पाई है। बागेश्वर धाम सरकार का विरोध करने वाले लोगों ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर लगा है, जो पोस्टर अश्विनी चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से लगाया गया है। उस पोस्टर पर कालिक पोती है। बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोते जाने से उनके समर्थक बेहद नाराज हैं। बाबा के समर्थकों ने कहा कि बाबा का जितना ही विरोध होगा वो इतने ही हिट होंगे। सनातन धर्म का जो अपमान करेगा उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाला है, हिंदू समाज को मानने वाला है। जो भी काली पोतने का काम किया है उसको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। उनसे काली पोतने से कोई कुछ होने जाना नहीं है। हम लोग दिल में बस गया बाबा और दिल से अब उतरेगा नहीं। क्या नाम है? बिहार में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा है और बिहार आने से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई थी। कहीं समर्थन तो कहीं विरोध हो रहा था। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने बाबा के हिंदू राष्ट्र के बयान पर कहा कि संविधान सबकी सहमति से बना। हमको आश्चर्य होता है जो ऐसा बोलते हैं, क्या जरूरत है ऐसा बोलने की। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है? कोई कर सकता है? तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा बाबा बागेश्वर हैं कौन? बाबा बागेश्वर को रोकना क्यों नहीं थे? जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने बाबा बागेश्वर पर तंज करते हुए कहा कि जहां मदारी खेल दिखाता है वहां पर भी भीड़ लगती है। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि दिल्ली, यूपी, पंजाब से राजस्थान तक देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ये छापेमारी गैंगस्टर और खालिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ रेड चल रही है। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क पर दर्ज 5 मामलों को लेकर एनआईए ये रेड कर रही है। इससे पहले 3 मई को दिल्ली पुलिस ने एनआईए की ही तर्ज पर दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर नंदू और उसके साथियों के ठिकानों पर हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को छापेमारी में हथियार और कैश मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त किया था। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को रेड के दौरान ड्रग्स भी मिले थे।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से एनआईए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल के महीने में हरियाणा पुलिस की टीम से बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने 2 कार, 1 स्कूटी और बैंक पास समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री की जांच तेज हो गई है। देर रात सीआईडी की टीम घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंच गई। मंगलवार को ही सीएम ममता बनर्जी ने इसका ऐलान कर दिया था कि पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई। बताया गया है कि पूर्वी मिदनापुर के एगरा इलाके में जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ वो अवैध फैक्ट्री थी और पिछले महीने ही उस पर छापेमारी भी हुई थी। लेकिन इस ब्लास्ट में सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाना चाहती है। उधर विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने एगरा पुलिस स्टेशन के स्थानीय पुलिस प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए और जख्मियों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों के इलाज का खर्च प्रशासन उठाएगा। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज फिल्म निर्माता की अर्जी पर सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जवाब दाखिल कर बैन के फैसले को सही ठहराया है। राज्य सरकार का कहना है कि फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है और फिल्म के कई सीन में भड़काऊ डायलॉग्स हैं, जिनसे सौहार्द और कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ सकते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बैन का फैसला लिया गया है। बंगाल सरकार का ये भी कहना है कि फिल्म बैन का फैसला इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर आधारित है और बैन से निर्माता के मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है। बंगाल सरकार की दलील है कि आर्थिक नुकसान का हवाला मूल अधिकारों के हनन के तौर पर नहीं दिया जा सकता। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म निर्माता की दलील गलत है और फिल्म रिलीज पर बैन नहीं लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 5 मई को फिल्म रिलीज भी हुई थी, लेकिन कम दर्शकों की वजह से मल्टीप्लेक्स मालिकों ने खुद ही फिल्म की स्क्रीनिंग को बंद करने का फैसला किया। G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में आयोजित होगी। इस बैठक के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़क पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि किसी भी आपात परिस्थिति को एक तय इलाके में संभाल लिया जाए। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर पुलिस पोस्ट बना रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में कुल 42 बॉर्डर पुलिस पोस्ट बनाई जा रही हैं। इन पोस्ट पर 607 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सब इंस्पेक्टर के 39, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 88, हेड कांस्टेबल और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की 430 पदों के लिए नई नियुक्तियां भी की जा रही हैं। बॉर्डर पुलिस पोस्ट का निर्माण जम्मू से सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ जिलों और कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में किया जा रहा है। ये जिले भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं। 42 में से कई बीपीपी पहले ही बन चुके हैं, जबकि बाकियों को जल्द से जल्द बनाया जाना है। मुरादाबाद में 43 साल पहले ईद के दिन दंगा क्यों भड़का, इसकी रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक होने जा रही है। दंगे में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 43 साल में यूपी में अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पर अब सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में दंगे की जांच रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है, अगर जरूरत हुई तो विधानसभा में रिपोर्ट पर चर्चा भी होगी। चर्चा करने की जरूरत होगी, चर्चा करेंगे और ऐसे लोगों के बारे में जनता जाने और ऐसे लोगों से सावधान रहे, इसकी जरूरत है। मुरादाबाद सांसद और समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने दंगों में पीएसी के रोल पर सवाल उठाए हैं। एसटी हसन का कहना है कि जनता को हकीकत जानने का अधिकार है। जनता को सही हकीकतें मालूम होनी चाहिए, ये जनता का हक भी है, लेकिन इंक्वायरी सही होनी चाहिए। ये ना हो कि इंक्वायरी जो है वो टारगेटेड हो, किसी और को बदनाम करने की साजिश हो। पूर्वोत्तर के राज्य असम में अनफिट पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं है। अगर उन्होंने अपनी फिटनेस को दुरुस्त नहीं किया तो उनको अब जबरन रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है। असम के डीजीपी ने पुलिस वालों से साफ साफ कहा कि वो अपना वजन घटा लें, वरना उनको वीआरएस दे दिया जाएगा। डीजीपी जीपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि असम पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस एपीएस ऑफिसर समेत सभी पुलिसकर्मियों के बॉडी मास इंडेक्स को रिकॉर्ड करने का फैसला किया है। 15 अगस्त तक सभी पुलिसकर्मियों को 3 महीने का समय देंगे।
इसके बाद अगले 15 दिन में BMI का वेरिफिकेशन करने की प्लानिंग है। वो सभी पुलिसकर्मी जो मोटापे की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें वजन कम करने के लिए 3 महीने और दिए जाएंगे। इसके बाद उन्हें VRS लेने को कहा जाएगा। जिन पुलिसकर्मियों को हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी रियल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें ही केवल छूट दी जाएगी। यानी मोटे पुलिसकर्मियों को वजन कम करने की डेडलाइन नवंबर महीने तक ही होगी। DGP GP सिंह ने कहा कि बॉडी मास इंडेक्स की पेशेवर रीडिंग के लिए जाने वाले पहले व्यक्ति वो खुद ही होंगे। Z News।